दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे चैप्टर नंबर 1 आपका कल आ चुका है, वो आप जाकर देख लीजिए। आज चैप्टर 2 हम करेंगे। एक चीज़ और बता दूँ मैं आप लोगों को कि 3rd क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं, जो चैनल पर आप लोगों को धीरे-धीरे मिल रही हैं। अगर आप काफ़ी समय बाद वीडियो देख रहे हैं, तो शायद सारी एनसीईआरटी आ भी चुकी होंगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग जाकर देख लीजिए। दूसरी चीज़ 8444741010 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है और हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर केवीएस, एनवीएस, सीटेट, यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीसीएस सबके नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं कोरियर से। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। आज हमारा है चैप्टर नंबर 2, नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। दोस्तों देखिए, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट चीजों को इनको डिस्कस करेंगे। पहले इंसान का जीवन कैसा होता था, कैसे यात्राएं करता था, क्या खाता था, क्या पीता था, किस चीज का शिकार करता था, कैसी उसकी दिनचर्या होती थी और वहां से लेकर के आज तक के पूरे इस प्रोसेस को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत होती है तुषार से। तुषार की ये रेल यात्रा से शुरुआत होती है और तुषार अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। रेल में जब वो बाहर की तरफ देखता है तो एक अजीब सा नजारा उसको दिखता है और वह पेड़ पौधे खेत खलियान घर सब चीजों को देख रहा है और तभी उसके दिमाग में एक चीज आती है कि जब हमारे पास रेल जैसे साधन नहीं होते थे तो तब लोग कैसे सफर करते थे। क्या वो एक ही जगह पर रहते थे या वो समय समय पर सफर करते रहते थे और सफर करते थे तो किस चीज के माध्यम से वो किया करते थे। इससे शुरुआत इस चैप्टर की होती है। आरंभिक मानव आखिर वे इधर-उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उनको आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उनको इस नाम से पुकारा जाता है। खास तौर पर खाने के लिए वह जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडा ये सब इकट्ठा करते थे। आखेटक जो है आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे और उनके कई सारे कारण थे। कारण नंबर 1, सबसे पहला कारण, अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते और इसलिए भोजन की तलाश में उनको जाना ही जाना पड़ता नई जगह। एक ही जगह पर रहते तो कुछ समय के बाद वो खाते क्या? दूसरा जो कारण इसका है वो ये है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाते थे। दूसरी चीज, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। जैसे एक कोई मौसम लीची का होता है, कोई मौसम आम का होता है, कोई मौसम संतरों का होता है, कोई मौसम जामुन का होता है, कोई मौसम किसी अमरूद का होता है, फलों में भी आप देखोगे, तो वही मौसम सब्जियों का होता है। फल, फूल, पेड़, पौधे, सब्जियाँ इन सब के अपने-अपने मौसम होते हैं, तो इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार जगह बदलते रहते थे। चौथे कारण की अगर मैं बात करूँ, तो चौथा कारण था पानी। पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। इसलिए कई नदियाँ और झीलें समय-समय पर कभी सूख जाती हैं, कभी पानी आ जाता है। कई बार मौसमी नदियों के किनारे लोग रहते हैं, तो वो बारिश के मौसम में तो नदियों में पानी आ जाता है, लेकिन जब बारिश खत्म हो जाती है तो वो सूख जाती हैं, तो ऐसे समय उनको जगह बदलनी पड़ती है। या फिर बारिश के मौसम में जब ज़्यादा पानी आ जाए तो बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से उनको जगह बदलनी पड़ती है। या फिर कहीं बर्फ का एरिया ज़्यादा है, तो जब जैसे पहाड़ों पे आप देखा होगा पहाड़ी क्षेत्र में जब बर्फ पड़ती है बहुत ज़्यादा, हिमालय के पहाड़ों पर आप देखोगे, तो बर्फबारी का मौसम जब होता है,
तो लोग नीचे मैदानी भाग में आ जाते हैं, और जब मैदान मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है, बर्फ का खत्म हो जाता है, तो लोग पहाड़ों पर वापस चले जाते हैं। तो ये जगह बदलने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक कारण भी एक है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमको कैसे मिलती है, ये सब कौन बताएगा? ये सब पुरातत्वविदों की खोज बताएगी। पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए, और इनमें से पत्थरों के औजार जो हैं वो आज भी आपके सामने मौजूद हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आपको मिल जाएँगे, संग्रहालयों में आपको मिल जाएँगे, लैब्स में आपको मिल जाएँगे, और संरक्षक जो जगह हैं हर जगह आपको वो आज भी मिल जाएँगे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल-फूल काटने, हड्डियाँ, मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ, लकड़ियों के मट्ठे लगाकर भाले और बाण आदि हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियाँ, औजार बनाने के लिए भी किया जा सकता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्रकार के औजारों को आप देख सकते हैं। एक इस तरफ आपके सामने है, और एक आपके सामने ये भी मौजूद है। अब यहाँ देखिए, दोनों औजारों में मैं यहाँ देख लेता हूँ आपको। और पत्थर के औजार का उपयोग जो बाएँ है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए, दोनों चीज़ें आपको दिख रही हैं। चाहे वो आपका जानवरों की खाल को सीलने के लिए हो, और चाहे जड़ों को खोदने के लिए, छाल उतारने के लिए, दोनों का प्रयोग ही मनुष्य किया करता था पत्थर के रूप में। उसके बाद रहने के जगह निर्धारित कैसे की जाती थी? अब इसमें देखिए आप लोग, यहाँ पर एक मानचित्र आपको आपको डायरेक्ट दिख रहा है, क्लियर। ये इंडिया के मैप के ऊपर आप देखेंगे तो कुछ संकेत आपको दिखेंगे। संकेत जैसे आप देखेंगे, पूरा पाषाण कालीन पूरा स्थल, रेड मार्क में आपको दिख रहा है। नव पाषाण कालीन जो पूरा स्थल है, वो आपको ब्लू मार्क के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद महापाषाणिक पूरा स्थल आपको ग्रीन में दिख रहा है। आरंभिक गाँव आपको इस मार्क में है, और आधुनिक नगर आपको इस तरीके से दिखेंगे। अब पूरा पाषाणिक पूरा स्थल की अगर हम बात करें, तो इस क्षेत्र में आप लोग भीमखेटका जैसी जगहों को देख सकते हो। नवपाषाण काल में आप लोग देखेंगे पय्यमपल्ली, हल्लूर का क्षेत्र, दाऊदली हेडिंग, चिरांद का एरिया, कोल्हीडब्बा और महागढ़ा का क्षेत्र, इसको आप लोग देख सकते हैं। अगर बात महापाषाण स्थल की बात करेंगे, तो इसके लिए आप लोग ब्रह्मागिरी के क्षेत्र को मानेंगे। आरंभिक गाँव में इनाम गाँव जैसे क्षेत्र हैं। तो आधुनिक नगरों की अगर हम बात करें, तो जिसमें मुंबई है, कोलकाता आपका है, उसके अलावा बाकी हिस्से भी आप लोग इसमें समझ सकते हैं। तो ये देखिए। अच्छा, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे एक बार। भीमखेटका एक क्षेत्र जिसके बारे में बहुत बात होती है। आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पूरा स्थल पर गुफाएँ तथा कंदराएँ मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें यहाँ बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएँ नर्मदा नदी के पास हैं, तो ये आपको देख लेना है। उसके अलावा गुफाओं में चित्र भी मिले हैं, जो आप लोगों को क्लियर इस तरीके के चित्र आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप लोग मनुष्यों के साथ-साथ पशु-पक्षियों को भी देख सकते हो। इस तरीके के चित्र भी आप लोगों को मिले हैं चट्टानों के ऊपर, जिसको जो बहुत कुछ आपको सामने देखते हैं, आप समझ सकते हो इससे। पूरा स्थल की अगर हम बात करें, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल किसको कहते हैं? वो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आपको औजार मिले, जहाँ पर आपको बर्तन मिले, जहाँ पर आपको इमारतें मिली हैं। उस स्थान के उनके अवशेष जो मिले हैं, उसको आप लोग पूरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में वे उन्हें वहीं पर छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो, जितने भी पुरानी जगह हैं, चाहे हड़प्पा का क्षेत्र है, मोहनजोदड़ो का क्षेत्र है, इंडिया के अंदर हरियाणा में आप लोगों को राखी गढ़ी बना, और उसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र ऐसे मिलेंगे, जो आप लोगों को ऐसी जगहों के बारे में बताएँगे, और आपके पास इन चीज़ों के सबूत भी होंगे। नाम और तिथियों की बात अगर हम करें, जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसे बड़े-बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को वो किस नाम से जानते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये 2 शब्दों पूरा यानी प्राचीन, और पाषाण
यानी पत्थर से बना है। प्राचीन, आप देख सकते हैं, क्या बोलेंगे? प्राचीन पत्थर, 2 अलग-अलग शब्दों से मिलकर बना है पूरा पाषाण काल। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को दर्शाता है भई। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बाँटते हैं, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे आप लोग मेसोलिथ कहते हैं। मेसोलिथ मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना, इस पोर्शन को आप लोग छोड़ना मत इस चैप्टर से, आपके पास बहुत ज्यादा काम आएगा ये। पर्यावरणीय बदलाव जहां मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। अगले युग की शुरुआत की बात करेंगे तो 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहते हैं। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए। देखो भाई, इसमें आप लोगों ने समझा कि सबसे पहले आपने बात करी पूरा पाषाण काल की, जो पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, प्राचीन पत्थर के नाम से आगे बढ़ा है। इसकी टाइमिंग की बात करेंगे तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान यह घटित हुआ। इसको भी 3 भागों में बाँटा, आरंभिक, मध्य और उत्तर। मानव इतिहास की 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटी हुई। उसके बाद हमने बात करी पर्यावरण बदलाव की। पर्यावरणीय बदलाव जिस काल में मिलते हैं उसे आप मेसोलिथ कह देंगे, यानी मध्य पाषाण काल कह लेंगे। इसका टाइमिंग 12,000 साल पहले से 10,000 साल, और इस काल के औजारों की बात हम करेंगे तो यहाँ पर भी आपको छोटे औजार मिले। उसके बाद आप लोग माइक्रोलिथ में जाएंगे, लघु पाषाण में जाएंगे, और इस समय आप लोगों को हड्डियों के, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए, आरी, ऐसे ऐसे औजार आपको मिलेंगे। और उसके बाद नव पाषाण काल 10,000 साल पहले से अगले युग की शुरुआत आपको यहाँ से होती है। तो ये चीज़ आप डिटेल में देखेंगे तो आपका बहुत एनसीईआरटी क्लियर होगा, और जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है आपको काम आएगा। फिर हम बात करते हैं बदलती जलवायु की। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी धीरे-धीरे बढ़ने लगी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खा करके जिंदा रह सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा कि घास खाकर जिंदा रहने वाले जानवर निम्न में से बताइए। हिरण आ जाएगा, बारहसिंगा आ जाएगा, भेड़ आ जाएगी, बकरी आ जाएगी, गाय आ जाएगी, ये आपके इसमें है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी उनको मिलने लगी। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे, और साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनने लगी। खेती और जलवायु की अगर पशु खेती और पशुपालन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब देखते हैं, इसी दौरान महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसी फसलें, अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगी। शायद महिलाएं, पुरुष और बच्चों के ने अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे थे कि अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया, और इस प्रकार धीरे धीरे वो लोग क्या बन गए? कृषक यानी फार्मर बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बना लिया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। याद रखिएगा भाई, सबसे पहले किस जानवर को, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पोर्शन को याद रखना। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। कुत्ते का जंगली पूर्वज, कुत्ते का जंगली पूर्वज, आज के कुत्ता नहीं। आज के कुत्ते तो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। कुत्ते का जंगली पूर्वज वो था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। एनिमल हस्बेंड्री की जो शुरुआत है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
फिर हम बात करते हैं बसने की, एक जगह पर निवास करने की प्रोसेस। लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया के दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन किया करते थे। उदाहरण के रूप में आप लोग देख सकते हैं, इन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है। लोग इन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें डंठलें जिसको घास के रूप में यूज़ करते हैं, पके दानों के भार को सँभाल सकती हैं। ऐसे पौधों के बीजों को सँभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से दोबारा से इनको बीजा जा सके और दोबारा से इनको पैदा किया जा सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। जो अहिंसक जानवर हैं उन्हीं को इंसान पालता है, वह जो हिंसक जानवर है उनको पालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि घर में बच्चे, महिलाएँ सब कुछ होता है और उनको नुकसान नहीं पहुँचने देना होता है। इसलिए आप देखेंगे कि धीरे-धीरे करके चाहे वो पौधे हों, चाहे जंगली जानवर हों, वो धीरे-धीरे भिन्न होते गए और मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दाँत और सींग छोटे होते हैं, जिससे हानि मनुष्य को नहीं होती है। बसने की प्रक्रिया धीरे-धीरे चलती रही, करीब 12,000 साल पहले से शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं, वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में क्या रहेगा? गेहूँ तथा जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते, उसके बाद भेड़-बकरियाँ आपको देखने को मिलेंगी। फिर हम बात करते हैं अनाज के उपयोग के बारे में। एक नवीन शैली के रूप में, बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में 4-4 रूपों में खाद अनाज को प्रयोग किया गया। सबसे पहले जब अनाज को हम अगली अगली साल के लिए, अगले सीज़न के लिए यूज़ करते हैं, तो बीज के रूप में उसको यूज़ करते हैं क्योंकि दोबारा खाद को बीजना पड़ता है, अनाज को बीजना पड़ता है ताकि दोबारा फसल तैयार हो। हम इसको खाते हैं तो खाद्य पदार्थ तो है ही है, गिफ्ट के रूप में इसको समय-समय पर दिया जाता रहा है। भंडारण इसका होता है और आज भी आप लोग नए तरीके से भंडारण कर सकते हैं। किसी पौधे के बीज को बोकर देखो तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ समय लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने फिर कुछ साल लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए आप लोगों को इस तरीके के प्रोसेस आए। बीज बोने से लेकर फसल पकने तक पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा, कई सारे प्रोसेस इसमें आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, अनाज के कितने उपयोग होते हैं भई? वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 4 मेजर उपयोग यहाँ पर इसने अपने हिसाब से आपको बता दिए हैं। उसके बाद जानवर चलते-फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक बेस्ट तरीका है। आज भी है भई, आज भी है क्योंकि अगर अकेले आप अनाज के ऊपर रहोगे ना, अगर अकेले आज आप अनाज के ऊपर रहेंगे और भारत जैसे देश की जो जनसंख्या है, अनाज के ऊपर रह ही नहीं सकती है। अनाज के ऊपर डिपेंडेंट रह ही नहीं सकती है क्योंकि अगर पूरे भारत की जनसंख्या दिन-रात सिर्फ अनाज ही अनाज खाए, तो आप देश की जनता का पेट नहीं भर सकते। आज भी देश के अंदर हज़ारों लोग ऐसे हैं, जो एक टाइम का खाना खाकर रात गुज़ारते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं, जो सिर्फ 2 टाइम का खाना खा पाते हैं, तीसरा टाइम का नहीं कर सकते हैं। और कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक टाइम भी भरपेट भोजन नहीं मिलता है और ये तब है जब देश के अंदर मांस का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा होता है, दूध का, घी का, मक्खन का, मलाई का, सब चीज़ों का प्रयोग होता है, अंडों का, मछलियों का, तब ये हालत है। और अगर सारा देश सिर्फ अनाज खाने लगे, तो आधे लोग भूख से मर जाएँ, हम पूर्ति नहीं कर पाएँ, ये चीज़ सच्चाई है। तो इसलिए जानवर चलते-फिरते खाद्य भंडार के रूप में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर हम बात करेंगे आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में अगर बात हम करें, तो इसमें भी आप लोग कुछ चीज़ देखेंगे। एक तो स्थायी जीवन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, जो कश्मीर में है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गर्तवास। गर्तवास गड्ढे, ज़मीन के नीचे जो घर बनते थे, गड्ढे के नीचे जो घर बनते थे, उसको गर्तवास कहा जाता था। जैसा एग्ज़ाम्पल आपको बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर का मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर
खाना पकाया करते थे। अब एक गर्तवास को आप लोग देख सकते हैं, गर्तवास के एग्ज़ाम्पल के रूप में आप लोग समझेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, गर्तवास के एक फ़ोटो के रूप में। तो ये अंदाज़ा आपका हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा हम बात करें, तो बाकी क्या रहेगा, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औज़ार भी हमें मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण कालीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औज़ार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली या मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। विलेजेस के अंदर, गाँव के अंदर आप देखोगे जो ऊखली ऊखली और ऊपर उसके अंदर जो अनाज को कूटने के लिए जो मूसल का प्रयोग होता है, आज भी हमने खुद अपनी आँखों से गाँव में उसको देखा हुआ है। और आज भी आप लोग गाँव के अंदर 90% गाँव के अंदर लगभग 50 से 60% घरों में आप ऊखल और मुसल देख सकते हो, बिल्कुल करेक्टली जाके देख सकते हो। चाहे वो बाजरे कूटना हो, चाहे दूसरे 4 अनाज हो, उसको आप लोग डायरेक्ट देखेंगे। नॉर्थ इंडिया में तो खासकर आपको बिल्कुल आराम से मिलेगा। उसी तरह प्राचीन पत्थर प्रशस्त्र युगीन औज़ारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ इस तरीके से औज़ारों को आप लोग देख सकते हो, जो आज भी नवपाषाण युग के कुछ उपकरण आपके सामने हैं। उसके बाद नवपाषाण युग के पुरास्त्रों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं भई। कभी-कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे-धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे इस तरीके से बर्तनों को आप लोग देख सकते हो। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? इस पात्र को अनाज के भंडारण के रूप में चावल, गेहूँ, दाल सब के रूप में रखा बिल्कुल गया होगा, क्योंकि इसके ऊपर आप लोग देखोगे मिट्टी के भी होते थे, लेकिन कुछ बाद में धीरे-धीरे करके कोटिंग के भी आपको मिलने लगे। कोटिंग इसके ऊपर आप लोग डायरेक्ट देख सकते हो, हल्की-फुल्की कोटिंग के कुछ लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो ये है। उसके बाद अगर हम बात आगे करेंगे तो सूक्ष्म निरीक्षण देखते हैं मेहरगढ़ के जीवन मृत्यु के बारे में, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु के बारे में। मेहरगढ़ आपको देखना है, ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोरलन दर्रे के पास एक हरा-भरा समतल स्थान है, मेहरगढ़। संभव स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़-बकरी पालना सीखा था। ये आप लोगों को चित्र क्लियरली दिख रहा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़-बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिलते हैं। आप देखिए, इस तरीके के घरों के लक्षण आप देखिए, जिससे आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि ये किस तरीके के मकान रहे होंगे। प्रत्येक घर में 4 या इससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ भी इसके एक बार आज के समय में आप देखोगे जिन मकानों में रहते हैं, उनके साथ आप इसका मिलान कर सकते हो। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे-संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे, ये भी सबूत हमें मिले हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं, एक कब्र एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। किसको दफनाया गया था? बकरी को दफनाया गया था, जिसके चित्रों को आप लोग क्लियरली यहाँ पर इस रूप में देख सकते हो। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है? तो ये आपको एक क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी इसके अकॉर्डिंग, उसी से फिर आप लोग आगे बढ़ पाओगे। फ्रांस में गुफाओं की जानकारी के बारे में इसके के चैप्टर में दिया गया है। अपने एटलस में पहले तो फ्रांस को आप लोग ढूँढ लेंगे, बच्चों के लिए होता है ये, सीनियर लोगों के लिए नहीं होता है। अब देखिए, इस फ्रांस के गुफा का चित्र है ये जो आपके सामने दिख रहा है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सूअरों के चित्र आप लोगों को इसमें दिख जाएँगे। अच्छा, इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए भी प्रयोग किया जाता होगा। अब कुछ चीज़ डिटेल में देखते हैं, जैसे इस चैप्टर में उपयोगी शब्द कौन से रहे? आखेटक,
खाद्य संग्राहक किन लोगों को बोला गया, पूरा स्थल के बारे में डेफिनेशन हमने पढ़ी, उद्योग स्थल के बारे में हमने जाना, आवासीय स्थल के बारे में आपने पढ़ा, पूरा पाषाण काल आपने पढ़ा, मध्य पाषाण काल की टाइमिंग देखी, लघु पाषाण की देखी, कृषक की कैसे लोग बने ये देखा, पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, किसको पहले पाला गया वो देखा, नवपाषाण युग और उसकी कब्रों के बारे में आपने पढ़ा। नवपाषाण कालीन पूरा स्थल, ठीक है? तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा इस चैप्टर में जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ थी, वो भी हम देखेंगे। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात हमने इस चैप्टर में की है। वो तिथियाँ क्या थी? मध्य पाषाण युग, 12,000 साल से 10,000 साल। 12,000 साल से 10,000 साल पहले का पीरियड मध्य पाषाण युग का था। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले हुआ, ये भी हमने पढ़ा। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ, ये भी हमने पढ़ा। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ, ये भी हमने इसमें पढ़ने की कोशिश इस चैप्टर में अच्छे से की है। तो ये आपका आखेट, खाद्य संग्राहक से लेकर भोजन तक का चैप्टर आपका था। कल हम मिलेंगे 6th क्लास, 6th क्लास की जो एनसीईआरटी हमने शुरू की हुई है पढ़ने के लिए, इसमें हम लोग इतिहास के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और ये हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 3 6th क्लास का रहेगा। तो इसको हम पढ़ेंगे और सारी की सारी एनसीईआरटी आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट ऐसे हैं जो यहीं पर क्लियर होंगे, बाकी कहीं किताबों में नहीं होंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।